Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने और यूके से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसान ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसान और थैंक यू सो मच रोहित सर, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। सर, आपके फादर की तबीयत ठीक है? हाँ, he is fine. After 11 days, he is back home. चलें सर, हमने बहुत दुआएं की थी आपके फादर के लिए और आज हम जिस टॉपिक May पे he बात get well करेंगे। soon. अच्छा, तो सर आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, दो टॉपिक्स पे बात करेंगे आपसे। और पहला टॉपिक ये है कि हमारे DGISPR ने एक इंटरव्यू दिया एक द इकोनॉमिस्ट को और वहां पे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट इंडिया को लेकर, या कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया को जो है वार्न किया है, धमकी दी है। वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दिस टाइम वी विल हिट इंडिया फ्रॉम ईस्ट एंड आवर अटैक विल मस्ट डीपर इनसाइड इंडिया। इस पर बात करेंगे। तो आगाज हम करते हैं डॉक्टर हसान से, और जो दूसरा टॉपिक है पहला टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक की जाने पड़ेंगे। तो डॉक्टर हसान क्या कहना चाहेंगे हमारे DGISPR की इस स्टेटमेंट को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जिस इंटरव्यू को रेफर किया है, उस इंटरव्यू के अंदर DGISPR की ये जो स्टेटमेंट है, ये उनकी रेसिप्रोकल स्टेटमेंट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंडिया को कोई अटैक करने जा रहे हैं या कोई पाकिस्तान इस तरह के मिस एडवेंचर के ऊपर जो है उसको कंसिडर कर रहा है। ये अगर आप उनकी इस चीज़ के पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें तो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर दोबारा मई की तरह या 2019 के अंदर जो फेब 2019 के अंदर हुआ था, अगर इंडिया उस तरह की कोई एस्केलेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट करता है तो उसका उन्होंने कहा है जो इस दफ़ा जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो पहले से ज़्यादा लीथल होगा। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की मिस एडवेंचर की बात कर रहे हैं। वो ये वॉर टैक्टिक्स होते हैं बेसिकली ये कहने के कि अगर आप पाकिस्तान की टेरिटरी को अटैक करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो हमारी साइड से बहुत ज़्यादा जो है लीथल होगा। और मेरे ख्याल के मुताबिक इस तरह की भी स्टेटमेंट्स देने से ज़्यादा बेहतर है कि DGISPR और आई एम श्योर कि उन्होंने अपने इनका ये प्रोग्राम पूरा नहीं देखा, लेकिन उन्होंने आई एम श्योर कि इस तरह की कोई ऑफ़र हमारे इंडियन नेबर्स को दी होगी कि अगर आपको किसी जगह पे पाकिस्तान की स्टेट की कोई इन्वॉल्वमेंट फ़ील होती है, कोई नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट तो वो कैटेगोरिकली डिनाई कर देते हैं कि स्टेट किसी किस्म के टेरर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। हाउएवर अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर भी इंडिया के अंदर किसी प्रॉक्सी वॉर, कोई इंसर्जेंसी या किसी किस्म की टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उसके हम आपको किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आप अगर हमें उसके इररिफ्यूटेबल एविडेंस देते हैं तो हम उनके पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। मेरा ख्याल है कि इनफ इज़ इनफ। 78 ईयर्स हो गए हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को इस तरह की जज़्बाती बातों के ऊपर जो है ना अपने रिएक्शंस देने से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए कि हम इकोनॉमिकली क्या ग्रो कर रहे हैं और इकोनॉमिकली हम एक-दूसरे के साथ हमें टाइज़ के बारे में सोचना चाहिए। मेरी तो बड़ी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ अच्छे इकोनॉमिक टाइज़ हों और हम इस तरह की स्टेटमेंट्स की बजाय को DGISPR साहब की इस तरह की स्टेटमेंट भी सुनने को मिले कि अब इस बार जब पाकिस्तानीज़ इंडिया विज़िट करने जाएँगे, तो हम ताजमहल देखेंगे, हम दिल्ली के अंदर से कोई चटपटे अच्छे-अच्छे खाने खाएँगे। ये लोग जब लाहौर में आएँगे, हम इन्हें वर्ल्ड बेस्ट जो है वो खाने यहाँ पे सर्व करेंगे। इस तरह से हमें आगे चलना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। इसी के साथ हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। रोहित सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। और मेरा भी आपसे DGISPR की स्टेटमेंट को लेकर ही है। इसका बैकग्राउंड बताइएगा हमारे व्यूवर्स को, और क्या समझते हैं इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, एक चीज के DGISPR ने जो बोला इस बार ईस्ट से अटैक होगा, राइट? तो ईस्ट से कहां से, मतलब पाकिस्तान के और बांग्लादेश की तरफ से करेंगे? ये बचे DGISPR जो सपने ले रहे ना दिन में, मुझे वो नहीं समझ में आता। और डीप इनसाइड इंडिया, अरे तो तुम्हें अभी 4 दिन लड़े थे, तो तुम्हें मना किसने किया था? कर लेते यार 4 दिन में। 4 दिन में तो कुछ नहीं कर पाए। सिरसा तक मैक्सिमम पहुंचे थे 100 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे। सिरसा से आगे नहीं आया उनका कोई मिसाइल, और बोल रहे हैं कि यार हम तो ईस्ट से अटैक करेंगे। अरे कर लो ईस्ट, तुम्हें क्या लगता है
बांग्लादेश तुम्हारा पार्ट हो गया, बांग्लादेश सपोर्ट कर पाएगा। ईस्ट और कौन है? म्यांमार करेगा। और कौन है? भूटान। चाइना तो नॉर्थ में, तो चाइना तो उन्होंने नहीं बोला। या फिर वो थाईलैंड से करवा रहे हो, फिलीपींस। कैसे किसको बेवकूफ बनाते हैं? और बेसिकली पाकिस्तान की पब्लिक बेवकूफ बनने के लिए तैयार भी है कि हाँ 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 अब कोई नहीं बोलेगा। और उन्होंने ना अगर इसके साथ एक वर्ड और जोड़ दिया होता, इंशाअल्लाह, जहां अल्लाह और इस्लाम का नाम आएगा ना तो सारे के सारे बोलेंगे वाह वाह सही बोला, बिल्कुल सही बोला, हम तो आमिरुल मोमिनीन आ गए। ईस्ट से कैसे कर दोगे? मतलब इट इज जिसे बोलते हैं कि रिडिकुलस स्टेटमेंट। डीजीआईएसपीआर एक मेजर जनरल लेवल के रैंक है। डीजीआईएसपीआर का मेजर जनरल लेवल रैंक ऐसी बात कर सकता है? मुझे तो बहुत बड़े अफसोस है। फर्स्टली, सेकेंडली, इस पॉलिटिक्स में क्या डीजीआईएसपीआर को पढ़ना चाहिए? डीजीआईएसपीआर की जगह ये स्टेटमेंट आना चाहिए था डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, या डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ना आए, किसी और मिनिस्टर की तरफ से आ सकता था। भाई एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपके पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? चद्दर तान के सो रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग? अमेरिका वॉशिंगटन जाएंगे बात करने तो आपके आर्मी के चीफ जाएंगे, फील्ड मार्शल साहब। सऊदी अरेबिया वो जा रहे हैं, चाइना वो जा रहे हैं। तो आप प्राइम मिनिस्टर किस काम के भैया? क्या कर रहे हैं वो? मस्ती ले रहे हैं। तो पेंशन प्लान पे रखे हुए सारे पॉलिटिशियंस, सारे मिनिस्टर्स, सब पेंशन ले रहे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं और अपना ऑफिस जाते हैं, कुर्सी पे देखते हैं कि कोई फाइल नहीं है, सारी फाइल्स आईएसपीआर के पास पहुंच चुकी हैं या गेट नंबर 4 पहुंच चुकी हैं, वहां से वापस आ जाती हैं और सो जाते हैं। यार ये मैं हैरान हूं कि डीजीआईएसपीआर इस तरीके की भी बात कर सकते हैं कि वो बोल रहे हैं कि ईस्ट से हमला होगा, कोई और कंट्री करेगा, और उसकी गारंटी ले कौन रहा है? डीजीआईएसपीआर, जो अपने कंट्री की गारंटी नहीं ले पा रहा। वो ये बोलते हैं कि हम करेंगे। मैं मान लेता हूं कि आप करोगे, आप अपने कंट्री का ठेका लेते हो, आप अपने कंट्री की आर्मी का ठेका लेते हो। ये ठेका भी नहीं ले सकते डीजीआईएसपीआर के। अगर पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक का डिसीजन ले लिया तो एयरफोर्स और नेवी सपोर्ट करेगी कि नहीं? बोलते बहुत हैं, करगिल में क्या हुआ था? आर्मी घुस गई थी और एयरफोर्स और नेवी दोनों ने हाथ खड़े कर दिए थे, हम तो नहीं लड़ सकते, तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था, हम तैयारी करते हैं। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। पता लगा 5 में से 4 सबमरीन ठीक नहीं चल रही हैं, तो लड़ाई पे कैसे जाएगी? वो रिफिट पे भेजता पहले उसे ठीक करने के लिए। 25 प्लेन है, 25 में से 12 के पार्ट्स नहीं है। तो ऐसा होता है, सारी एयरफोर्स के साथ होता है, अकेली पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ नहीं हो रहा होगा। तो जो है तो सारे के सारी एयरफोर्स को ठीक किया गया है ना, वो सारे प्लेन ठीक किए जाएंगे ताकि सारे के सारे दिन में 15-15 सॉर्टी लेनी पड़ती है प्लेन्स को। आता है, फॉरन रिफ्यूलिंग करते हैं, दूसरा पायलट बैठता है और लेके चला जाता है। वॉर पे तो ऐसा होता है। तो आपके डीजीआईएस पर ये गारंटी तो ले नहीं सकते कि मैं लड़ूंगा तो एयरफोर्स साथ देगी या नेवी साथ देगी। बांग्लादेश का ठेका ले रहा है अगला आदमी, बहुत बढ़िया। ऐसे मैंने आज तक डीजीआईएसपीआर नहीं देखे किस तरीके से क्या कर रहे हैं। आपने डीप इनसाइड इंडिया मानना था तो आपके पास सारे लॉजिस्टिक्स थे ना। नंबर 1 इंटेलिजेंस आपके पास थी, नंबर 1 आर्मी आपके पास थी, चाइना का लेटेस्ट वेपन्स आपके पास थे। वो शाहीन, गौरी, अब्दाली सारे फेल हो गए। दो तो आगे गिरते। यहाँ रहीम यार इस्लामाबाद रावलपिंडी तक पहुंचा था, पहुंचा एक भी दिल्ली, एक भी पहुंचा दिल्ली नहीं पहुंचता, गुड़गांव पहुंच जाता है, नोएडा पहुंच जाता है, एक मिसाइल नहीं पहुंचा ना। तो ये कहानी जो है, अब इंडिया ने तो बताया हम रावलपिंडी इस्लामाबाद आमने सामने तो है। जब रावलपिंडी पहुंच सकता तो इस्लामाबाद भी जा सकता था, सीधी बात, लेकिन नहीं हुआ ना। तो ये चीज है। ये एयरबेस को टारगेट करना था, कर सकते थे, हिंडन एयरबेस करते, गुड़गांव के पास एयरबेस है उनको करते, नहीं किया गया। और दे जस्ट सेड कि ना हम तो ईस्ट से करेंगे भाई। मतलब अब भूल गए आप। अगर आप अपनी हार को जीत बताना शुरू कर दोगे, पाकिस्तानी चैनल पे था मैं 2-3 दिन पहले, मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बता दो 9 एयरबेस आपके गए हैं, 5 प्लेन आपके गए हैं, इंडिया के आप बता रहे हो 5 प्लेन गए हैं, आपके 9 एयरबेस गए। 9 एयरबेस ज्यादा बड़ा है या 5 प्लेन ज्यादा बड़ा? उसके बाद उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया। जब मैं बोलना शुरू करूं तो वो बीच में बोलना शुरू कर दे लेडी। तो मतलब आप सिर्फ यूर बेंट अपॉन कि हम कैसे ही अपनी हार को जीत बता दें, और उस पर हमने प्रमोशन भी ले ली। तो ऐसे अगर आप कौम को बेवकूफ, अच्छा कौम भी बेवकूफ नहीं है, दे आर वॉचिंग एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग। सच ये है कि ना तो पाकिस्तानी लोग बेवकूफ है, पाकिस्तानी लोगों को अच्छे से पता है
ठीक क्या हुआ है? कोई कोई वॉर नहीं हुई, आप लड़ लेते। इंडिया ने सीज फायर की थी ना, तो आप लड़ लेते ना। आपने बोला कि इंडिया सीज फायर के लिए चला गया, तो आप अटैक करते ना। आपने क्यों नहीं की? आपके ऊपर अटैक हुआ था रावलपिंडी तक का, आप 5 दिन एक्स्ट्रा मारते इंडिया को कि तूने सीज फायर किया, हमने नहीं किया, हम तुझे मारेंगे। क्यों नहीं की? सीज फायर आप भी तो चाह रहे थे, सिर्फ 4 दिन में डाउन हो गए। इंडिया के पास तो रीजन था, चलो मैं मानता हूं अमेरिका से फोन आया था, आप तो अमेरिका से डर नहीं रहे थे फिर। तो ये चीज है, सोचने वाली बात है। पाकिस्तानी लोग बेवकूफ नहीं है, इतने नहीं है जितना उनको लोग समझ रहे हैं। दे नो एवरीथिंग, सच्चाई सबके सामने है। अब रेटोरिक दे दो कि हम जीत गए, तो बड़ी अच्छी बात है, जीत गए थे आप तो 71 में रेटोरिक देते हो कि हम जीत गए थे। 71 का भी मैंने बहुत सारे लोगों को बात किया, वो तो बांग्लादेश हारा था, हम थोड़ी हारे थे। बड़ी अच्छी बात है जी, बांग्लादेश हारा था तो बांग्लादेश हारा होगा, आप जीत गए थे। तो ये चीज है, ये आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही से। अच्छा, डॉक्टर हसान, मेरा आपसे सवाल है। अभी कल मैं ना एक ट्विटर हैंडल पे देख रही थी, ईस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसपे ये कहा जा रहा था 1971 का एक आर्टिकल वहां पर रीपोस्ट किया गया, जिस पर कहा यह जा रहा था कि 1954 से लेकर 1971 तक अमेरिका जो है वो 2 बिलियन डॉलर्स के आर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करते रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सर को भी काउंटर कर सकते हैं। सर जो है वो हमारे डीजीआईएसपीआर एक नहीं बहुत सारी स्टेटमेंट्स पास करते हैं। जब इंडो पाक वॉर चल रही थी मई में, तो तब भी हमने देखा कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी इंडिया को लेकर। और उससे पहले जो जाफर एक्सप्रेस हुआ, जिसमें तब डायरेक्टली तौर पर टारगेट भी किया गया था कि इंडिया इसके पीछे है। तो क्या इतना क्यों इतना इंडिया इम्पोर्टेंट है कि हमारे डीजीआईएसपीआर अपनी हर स्पीच पे इंडिया का जिक्र जरूर करते हैं? देखें, रोहित भाई ने जो बातें की, सबसे पहले तो मैं इनके साथ वो बातें करता हूँ जिनके ऊपर मैं इनके साथ एग्री हूँ। रोहित भाई, यू आर सिटिंग इन इंडिया, यू आर enjoying a democracy, although that is not exemplary, but still your country does have democracy. तो आपने जो ये बात कही कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर या दूसरे तीसरे मिनिस्टर कहाँ गए थे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। ये बात हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए। मैं अगर इस बात को एक्नॉलेज नहीं करूँगा, तो हम कभी भी इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाएँगे। पाकिस्तान के अंदर सर कोई जो है डेमोक्रेसी नहीं है। और अगर आपकी बात, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि ये अपनी पावर्स को एक्सीड करने वाली बात है कि पॉलिटिशियंस के बिना ही आप सारी चीज़ों को डिसाइड कर लें। लेकिन सर, यहाँ पे पॉलिटिशियंस को भी ये लोग सिलेक्ट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। कि अब किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना। ये तो फार्म 47 की गवर्नमेंट है, इनको तो ये खुद सिलेक्ट करके लेके आए हुए हैं, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल्स हैं। अब बात वापस आती है, आपने मुझे एक बात पे थोड़ी-सी शायद वो आपका स्लिप ऑफ टंग था, जब आपने कारगिल वॉर के अंदर नेवी का ज़िक्र कर दिया। मतलब कारगिल के अंदर नेवी, मतलब मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाया कि नेवी का कारगिल में क्या काम हो सकता है। और दूसरी आपने जो ये बात की, यहाँ मैं थोड़ा-सा समझूँगा कि आपकी साइड पे लैक ऑफ नॉलेज टुवर्ड्स पाकिस्तान आर्मी है, कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो सबसे ताकतवर कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। रिगार्डलेस ऑफ द मैटर कि एक जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होता है। वो एक सिंबॉलिक जो है पोज़ीशन है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनके पास उतनी पावर नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिसीजन लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर लबैक कहते हैं नेवी वाले भी, एयर फोर्स वाले भी। तो ये इस तरह से नहीं है कि दूसरी एयर फोर्सेस इसके अंदर शामिल नहीं होंगी। हाँ, मैं डीजीआईएसपीआर साहब की इस स्टेटमेंट के ऊपर एक बात ये कहूँगा कि अगर उनके बैक ऑफ माइंड में कहीं चल रहा है कि इस वक़्त जो बांग्लादेश के अंदर करंट सिचुएशन है, जो कि कोई बड़ी अच्छी नहीं है। उन लोगों ने एक फाशिस्ट रेजिम के खिलाफ जो भी उन्होंने एक स्ट्रगल की, मैं उस स्ट्रगल को समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी तक वो एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाने के अंदर कामयाब नहीं हुए। उसके अंदर अगर डीजीआईएसपीआर साहब किसी तौर पे, जैसे पाकिस्तान आर्मी किसी टाइम के अंदर अफ़गानिस्तान को यूज़ करती रही है प्रॉक्सी वार के अंदर, ऐसे अगर बांग्लादेश को यूज़ करने की कोशिश कर रही है, तो ये कलमा गो मुसलमानों के साथ ज़्यादती होगी। हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। देखें, मुझे एक चीज़ मैं ये समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बसैयद पाकिस्तानी,
हमारे साथ ये थोड़ा-सा एज है कि हमें उस तरह से नफ़रत नहीं सिखाई जाती जैसे इंडियंस को सिखाई जाती है। इंडिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ बिकता है। लेकिन देखिए मुझे अगर आके मेरी स्टेट ये बताए कि हमने किसी प्रॉक्सी के अंदर कलमा गो मुसलमानों को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ब्लैकमेल करना है और इस नाम के ऊपर उनको इंडिया के अंदर किसी इंसर्जेंसी के अंदर इन्वॉल्व करवाना है, आपकी इसके ऊपर क्या राय होगी? मैं उनको बिल्कुल ये बात कहूँगा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। ये इस्लामिकली भी गलत है, शरिया में भी गलत है, ह्यूमैनिटी के अंदर भी गलत है। और ये पूरी की पूरी नस्लों को कई सालों के लिए तबाह कर देंगे, ऐसा ना करें। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब जब मेरे भाई ने ये कहा कि हमारी 9 एयर बेसेस गई उनकी, मैं भी ना भाई आज ही ट्विटर के ऊपर देख रहा था, अगर मुझे वो बुक मिल गई तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। ए वॉर ए ए ए यस, उसका टाइटल था ए वॉर दैट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। सर हम इस बहस में नहीं जाते, वो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि कितने प्लेन्स गिरे, कितना क्या हुआ, पाकिस्तान को तब आगे तक आना चाहिए था, पाकिस्तान तब आगे नहीं आया। पाकिस्तान ने क्यों सीज़ फायर को उस तौर पे एक्सेप्ट कर लिया और आपने मुझे वो बात आपकी ठीक नहीं लगी, आप एक बड़े रीज़नेबल इंसान हैं, जब आप गौरी, शाहीन, अब्दाली सर बहुत लीथल वेपन्स हैं, जब आप उनको कंसिडर कर रहे थे, आई डोंट थिंक सो कि हमें बुलेट की भी बात करनी चाहिए। हमें इस वक़्त अपने देखें पढ़े-लिखे नौजवानों को सामने आना चाहिए। उनको या आपको इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट को, हमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये बताना चाहिए कि यार ये झगड़ा, लड़ाई-झगड़ा बंद करो। अब यूरोप की सैर करने के लिए आप जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कब एक कंट्री की टेरिटरी खत्म हो गई और दूसरे कंट्री की टेरिटरी शुरू हो गई। ठीक है? और यहाँ पे जो है सुबह-शाम जो है वो एक-दूसरे को मारने-मराने की और इतने बड़े-बड़े वेपन्स की जिस तरह से आप बात कर रहे थे, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के क की सपोर्ट में नहीं हूँ। हाँ, ये चीज़ लेकिन ये है डेटरेंस के तौर पे पाकिस्तान ने ठीक है रखे हुए हैं और अगर हमने रखे हुए हैं तो डेफ़िनिटली आप लोगों के पास भी इसी तरह के वेपन्स होंगे। तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान की इंडिया के साथ इस तरह की कोई सिचुएशन दोबारा हो। मैंने अपने पहले भी स्टेटमेंट में ये कहा कि एक ऑफ़र जो मैंने पहले डीजीआईएसपीआर साहब की एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये 9 मई के अंदर जब एस्केलेशन थी पाकिस्तान और इंडिया की वार एस्केलेशन थी, तब वो ये स्टेटमेंट रिपीटेडली दे रहे थे कि किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आप हमें एविडेंस ला के दें। मेरे ख़्याल के अंदर ऐसी ही चीज़ों को प्रिवेल करना चाहिए, सेंस को प्रिवेल करना चाहिए। रादर कि हम ये बातें करें कि हम इस जगह से अटैक करेंगे, उस जगह से अटैक करेंगे। मेरा ख़्याल है कि ये स्टेटमेंट अगर इंडिया के आर्मी वालों की होती तो स्ट्रैटेजिकली मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक लगती कि वो पाकिस्तान को उसके नॉर्दर्न वेस्टर्न टेरिटरी से अटैक कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की इस वक़्त उन जगहों पर भी जो बॉर्डर्स मौजूद हैं, उनके साथ पाकिस्तान की किस तरह की सूरत-ए-हाल है। तो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए और अगेन रोहित सर को मैं ये एक बात कहूँगा कि सर आप वो थोड़ा-सा उनका उस प्रोग्राम को देखें। वो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि पाकिस्तान ऐसा कोई प्लान करने जा रहा है, वो उन्होंने एक रिबटल किया है, उन्होंने एक इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि अगर इंडिया दोबारा कुछ इस तरह से करेगा तो हमारे कुछ इस तरह के प्लान हैं। आई डोंट नो यस सर। हाउ गुड ही इज़ कि वो उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन वो उन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान कुछ ऐसे माइंडसेट के साथ कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ तक एक आपकी चीज ये बात है सर, यू आर एन्जॉयिंग अ डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ ये नहीं है। ये नहीं और नहीं एक और बात मैं सर, एक और बात, एक लास्ट बात, सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, एक लास्ट बात। प्लीज सर प्लीज आपने एक बात कही कि पाकिस्तान के अंदर ये क्लेम किया जाता है कि हम 71 की वॉर जीते हैं। सर मैं आपको एक नज़म भेजूँगा, पाकिस्तान में लिखी गई है और पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई रेबल्स आते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आते हैं, वो ये नज़म पढ़ते हैं, ढाका की सड़कों पे जिनकी पतलूनें इतरी, वो हम पे हैं बंदूकें ताने हुए। तो सर पाकिस्तानी कौम ऐसी नहीं है कि वो आँखें बंद, वो ब्लाइंड फोल्डेड किसी की बात पे ट्रस्ट नहीं करती, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी का नैरेटिव ही क्यों ना हो। मैं ये बात पहले भी कह कह चुका हूँ कि आप आके देखें पाकिस्तान के अंदर, आज आप देखें खुद पाकिस्तान के अंदर लोग जिस जगह के ऊपर उनको पाकिस्तान आर्मी का रोल बुरा लगता है, वो गलत कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान की आर्मी का बहुत फिल्थी रोल है। ठीक है? और 1971 के अंदर कोई पाकिस्तान के अंदर इस तरह का क्लेम नहीं है। ये क्लेम आपकी साइड पे आते हैं। देखिए मैं ये आप थोड़ा-सा एज देंगे कि आपकी साइड के ऊपर तो अगर इस तरह कभी टीवी के ऊपर वो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही हो कि हमने पाकिस्तान की फैसलाबाद की पोर्ट तबाह कर दी है, तो नीचे लोग जय हिंद के नारे लगा रहे होते हैं। मतलब वो ये देखना भी गवारा नहीं करते कि ऐसा कुछ है या नहीं है। तो पाकिस्तानी सर ऐसे बिलीव नहीं करते और कोई भी ये बिलीव नहीं करता कि ये लोग 71 जीत के आए हैं। अच्छा करेक्ट। रोहित सर, बिल्कुल सर। आप क्या समझते हैं कि उस ट्वीट को देखते हुए जैसे अमेरिका ने $2 बिलियन के आर्म्स जो हैं वो 17 साल में पाकिस्तान को प्रोवाइड किए हैं। ये इंडियन आर्मी ने रीट्वीट किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सर 25% से ट्रम्प ने 50% का टैरिफ आप पर आयद किया। क्या इस पर आपकी राय है?
राइट। एक तो और सर उस इन्होंने पे जो बोला, अभी अभी आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी जो है वो उस पर एक स्टेटमेंट सामने आई है। एक मेरे ख्याल से सेमिनार था जिसमें उन्होंने स्पीच की एग्रीकल्चर के हवाले से, और उन्होंने उसके हवाले से भी कई स्टेटमेंट्स पास की इस टैरिफ को लेकर के। हम यूएस से तीन चीजें ज्यादा कॉमन थी उस उनकी स्पीच में, कि वो अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं और वो किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। और एग्रीकल्चर जो है वो आपका ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इकोनॉमी का बैकबोन कहलाया जाता है, और आपकी जो लैंड है यानी कि हमारी और आपकी एक ही लैंड है, और कहा यह जाता है कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वो बड़ी जरखेज है। सर इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, उनकी स्टेटमेंट्स को देखते हुए, और ट्रम्प के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज है उस पर भी आप क्या कहेंगे? राइट, एक चीज समझिए कि इन्होंने बोला कि नेवी कहाँ से इसमें आ गई, तो मैं पॉइंट आउट करूंगा जी कुछ जी बुक्स, खासतौर से एक नसीम जहरा जी की भी बुक है, साहिबा की भी जी जी किताब है, जी जी उसमें ये बात मेंशन है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मीटिंग हुई थी, और आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के चीफ ने बोला था कि हमें पहले आपने बताया नहीं, हम तैयारी करते, हम ऑल ऑफ अ सडन कैसे घुस जाएं वॉर में, हमारी तैयारी नहीं है, और इसीलिए फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हुई, इंडिया की तरफ से भी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हुई, पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं हुई। नेवी और एयरफोर्स के चीफ दोनों से बात हुई थी कि आप ज्वाइन कर सकते हैं इस वॉर को, दोनों ने मना कर दिया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं बॉस, तो आई कैन कोट देम। देन जहां तक बात अब्दाली और गौरी की, बॉस अगर आप ऑपरेशन सिंदूर में एक दूसरे पे मिसाइल मार रहे हैं तो वॉर हो रहा है, ये लीथल वेपन्स हैं तो मानता हूं, किस दिन के लिए रखे हैं, क्या है अब्दाली, मतलब अगर अब्दाली चल गया या गौरी चल गया तो वो करेगा क्या, व्हाट विल दैट डू। आप शायद इतना लीथल बता रहे हैं उसको कि बहुत लीथल है, हर वेपन लीथल होता है यार, एवरी वेपन इज लीथल, बट द फैक्ट इज कि क्या अब्दाली चल गया या गौरी चल गया या गजनवी चल गया तो पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा? नो, वो चलाते तो आपने मिसाइल मारे थे, एक मिसाइल सिरसा के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया था, वो हमारी क्यूआर सैम मिसाइल ने, क्विक रिस्पांस सैम मिसाइल ने उसको इंटरसेप्ट किया, तो वो उसकी हाइट दिख रही है सब कुछ, हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम ने उस आपके बहुत सारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए थे, गौरी मिसाइल ये लीथल वेपन्स हैं, लेकिन मारे क्यों नहीं गए? बहुत सारी आपकी जो मिसाइल्स है वो एक्सप्लोड ही नहीं की, वो नीचे गिर गई, पकड़ी गई, हमारे पास हैं, और उसके वीडियो अवेलेबल हैं कि एक्सप्लोड ही नहीं हुआ मिसाइल। आप नहीं मानते, मैं दिखाता हूं आपको वीडियोस, आई विल शो यू, go on YouTube, go on Twitter, go on Instagram, आपको मिलेंगे। तो ये चीजें हैं, मैं ये बोल रहा था कि ये मिसाइल्स रखे थे आपके पास, आप यूज कर सकते थे। डीजीआईएसपीआर साहब की जहां तक इन्होंने बात बोली कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने एक फंक्शन में बोला था, भाई फंक्शन में भी बोलेंगे तो ये थोड़ी बोलेंगे कि ईस्ट से हमला होगा, ईस्ट से कैसे हमला हो जाएगा? डीजीआईएसपीआर साहब या तो जैसे आपने कुछ इंडिकेशन दी डॉक्टर साहब, डीजीआईएसपीआर साहब बोल रहे थे कि जिस तरीके से हम अफगानिस्तान से कर रहे थे वैसे, तो डीजीआईएसपीआर इज सेइंग कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे। सर मैंने ये नहीं कहा, वो बोल रहे थे, मैंने कहा ये मेरा एनालिसिस है कि जैसे वो कर रहे थे, अगर ऐसे किसी और कलमा गो को इस ऐसी किसी तो वॉर का या टैक्टिक्स का हिस्सा बनाएंगे तो गलत होगा। मैं लेके चलता हूं कि उन्होंने ये बोला था कि ईस्ट से अटैक होगा, मैं ये मानता हूं कि एक आदमी अगर डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल है तो वो शायद इतनी हिम्मत रखता होगा जो बोलता होगा कि हम हमारी आर्मी अटैक करेगी, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं मेरी आर्मी बैठी रहेगी और मेरी तरफ से 4 भाड़े के आदमी अंदर घुस जाएंगे और जाके बस अटैक कर देंगे, या मैं किसी एक नए अजमल कसाब को भेज दूंगा, वो कभी ऐसे नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि इतनी बहादुर तो पाकिस्तानी आर्मी होगी। तो अगर वो कह रहे हैं तो कहां से वो बोल रहे हैं, ईस्ट से कौन सा फ्रंट है उनके हाथ में, ईस्ट से कहां से वो बोल रहे हैं? जब ईस्ट से लड़े थे आप मिलकर तब तो आपका क्या हुआ था पता चल गया ना, आप ईस्ट से वेस्ट से दोनों तरफ से लड़े थे इंडियन आर्मी से, तो क्या हुआ था आपको अच्छी तरह से पता है। तो अब की बार आपको लग रहा है ईस्ट से वेस्ट से लड़ने लगे, आप ईस्ट से लड़वा लोगे, बहुत बढ़िया। क्या मतलब सपने लेते हैं क्या ये, सपने दिन नहीं, डे ड्रीमिंग। और दूसरी चीज कि डीजीआईएसपीआर आपने एक बताया लोकेशन कि वो बोला था 90,000 पतलूने उतारी, वो हम पे बंदूक ताने, भाई साहब 4 लोग बोल रहे होंगे, 10 लोग बोल रहे होंगे, 10 ये भी बोल रहे हैं, मैंने ही बताया 71 वॉर को भी विक्ट्री बता रहे थे, और 65 को तो आप क्लेम ही करते हो, ऑफिशियली क्लेम करते हो विक्ट्री। एक बार पूछ लीजिए विक्ट्री कैसे हुई, एक बार पूछ लीजिए।
सक्सेसफुल डेटरेंस को क्लेम करते हैं सर वो, सक्सेसफुल नहीं, डिफेंस वो को क्लेम करते हैं। अच्छा, सक्सेसफुल डिफेंस इज विक्ट्री। सर उसको अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर 6th ऑफ सितंबर उसको सर डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। अगर आप वो देखें वो ये रिवर्स टर्मिनोलॉजीज के अंदर वो करते हैं, वो कोई आपकी चीजें उसको क्लेम नहीं करते, वो डिफेंस को क्लेम करते हैं कि हमने सक्सेसफुली किया। अच्छा, मतलब ये है, देखो एक चीज कि दिल्ली जितना बड़ा है, तकरीबन 70 स्क्वायर किलोमीटर, दिल्ली से 3 गुना जमीन, 3 times दिल्ली was under the occupation of Pakistan in 1965, और दिल्ली से 7 गुना जमीन जो है वो दैट वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। तो बहुत ज्यादा दोनों आर्मीज को 65 वॉर में फायदा नहीं हुआ था, लेकिन 65 वॉर में आप ये देखें तो इंडिया के पास पाकिस्तान से ज्यादा जमीन थी, ठीक है, दूसरे कंट्री की। उसके बाद कैजुअलिटी जो पाकिस्तान के पास है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की बात करें तो इंडिया से 3 गुना थी कैजुअलिटी। घुसा कौन था पहले भैया 65 में? आप घुसे थे। अगर आप किसी कंट्री में घुस रहे हो और उसको उस कंट्री ने आपको इस पोजीशन पे ला दिया कि आपकी कैजुअलिटी ज्यादा है और आपके एरिया ज्यादा है उसके हाथ में, तो आप उसको सक्सेसफुल डिफेंस डे बोलेंगे? मैं तो नहीं समझ पा रहा इस बात को। कोई और इस दुनिया में समझदार लोग सर बोले? मैं यहाँ पे विद योर परमिशन मैं यहाँ पे ये आपसे ये कहूंगा कि आपके पास ज्यादा टेरिटरी थी, पाकिस्तान की कैजुअलिटीज ज्यादा थी, आपने वो टेरिटरी रिटर्न क्यों की और उस समय पे आपने वॉर क्यों रोकी? आप तो उस टेरिटरी को क्लेम, सर उस टाइम पे आप अपनी आर्मी के आप ये जो ज्यादा पाकिस्तान की कैजुअलिटीज को कोट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये एक रियल फिगर है। एक चीज सर, आपका उस वक्त एक क्लेम था। इंटरनेशनल जी सर, आपका उस इंटरनेशनल वक्त एक फिगर्स। आपका उस वक्त सर इंटरनेशनल क्लेम तो अभी भी पाकिस्तान से पहले इंटरनेशनल बीबीसी के ऊपर पहले खबर आई थी आपके प्लेन शटडाउन होने की, राफेल की भी उसके ठीक अंदर है, मेंशन था। मैं आपको वो ट्वीट भी दिखा बिल्कुल सकता हूँ। सर, अच्छा सर, बिल्कुल सर। उस टाइम पे जो है आपकी आपकी साइड का एक क्लेम था कि उन्होंने सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो लाहौर में करना है। जिम खाना लाहौर, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट ये फेमस हुई थी कि जिम खाना लाहौर के अंदर हम सुबह का जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। अगर आप देखें काफी ज्यादा वो लोग उसको वो चीजों को वो करते हैं, तो मैं पहली अगेन सर स्टेटमेंट मैं इस पहली स्टेटमेंट आप प्लीज थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़िए। पहली स्टेटमेंट पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की तरफ से आई थी कि ब्रेकफास्ट अंबाला में करेंगे, डिनर हम दिल्ली में करेंगे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि हम लाहौर में नहीं, हम इस्लामाबाद में डिनर करके आ जाएंगे। ये बोल सर, पहली स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से आई थी, अयूब खान साहब की तरफ से, और उन्हीं का स्टेटमेंट आया था कि ये कुछ लाख कश्मीरियों के लिए हम सारे पाकिस्तान को नहीं मरवा सकते। स्टेटमेंट था ये, और रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, ऑन एयर स्टेटमेंट है उनका। तो आप लड़ाई क्यों होते हैं? ये बातें समझ में आनी चाहिए ना। वो भी आपने सुना नहीं होगा, वो अयूब खान का भी जो रेडियो स्पीच थी कि हम क्योंकि उस समय टीवी होता नहीं था, रेडियो स्पीच ही थी, और रेडियो स्पीच पे अयूब खान ने बोला था कि कुछ लाख कश्मीरियों के लिए हम पूरे पाकिस्तान को नहीं मरवा सकते। ये नहीं आपने सर, सुना? ऐसी कोई स्पीच नहीं, लेकिन उनकी मैं स्पीच भेज दूंगा, पढ़ाई जाती है। जी उनकी मैं स्पीच भेज दूंगा पढ़ाई जाती है। सर, आई सेंड इट टू यू। ओके ओके जी, प्लीज डू शेयर विद मी। हाँ, अच्छा, उसके बाद करगिल वॉर में क्या हुआ था साहब? करगिल वॉर भी आप विक्ट्री बताते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट बताते हैं। एक एक कंट्री दूसरे कंट्री के एरिया को कब्जा करने के लिए घुसा, और उसको पीट के वापस कर दिया गया जो घुसा था। तो ये विक्ट्री होती है? सर इसकी विक्ट्री है ये? लॉजिस्टिक लॉस जो है उसका, आप वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे उस टाइम पे, और मैं समझता हूँ जियो पॉलिटिक्स के ऊपर उनकी बड़ी ग्रिप थी। उसके ऊपर भी वो जिस तरह की बात करते थे, और अभी जो आपने नसीम जाहिरा साहिबा की जो एक बुक को भी रेफर किया, शी वाज वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ। तो मैं इस हमारे इस प्रोग्राम का ये टॉपिक नहीं है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि वो बुक किस तरह से लिखवाई गई, उसके अंदर क्या चीजें थी क्या चीजें नहीं थी। आप ये देखें उसके अंदर तो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोला कि मुझे भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। तो इसके ऊपर उनके बाद उनके पास जो है 2 बार गवर्नमेंट आई, आज भी उनके पास एक गवर्नमेंट है। तो उनको चाहिए और आज तो आर्मी भी उनके साथ ऑन पेज है। सिंबॉलिकली ही सही, किसी को अपनी पावर को एक्सीड करने के ऊपर एक केस बनाना चाहिए। अब मैं तो इस चीज वो को पहले सपोर्ट करूंगा, मैं तो इस चीज को सपोर्ट वो करूंगा अगर कोई इस तरह उन्होंने का एक्शन। उन्होंने उन्होंने कोशिश की थी पावर को एक्सीड करने के ऊपर केस बनाने की कोशिश की थी। तो क्या हुआ था सबको पता है।
और एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये बोलता है कि अगर मेरा आर्मी चीफ वह पाकिस्तान इंडिया में घुस गया होता, मुझसे पूछे बिना मैं उसे सैक कर देता। उसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के घर पे घुस करके 2 थप्पड़ खींच के दिए थे, रिकॉर्ड पे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी पता होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के आर्मी चीफ बाजवा साहब अंदर घुसे और खींच के थप्पड़ दिए। साले बोलता क्या है तू? और आज भी 1 साल से ऊपर हो गया, सर बाजवा साहब ने अगला किसको जेल थप्पड़ में। मारा? हाँ सर, ये पॉलिटिकल रिटोरिक है। आप जैसे बंदे को इसको, नहीं, सर आपको लगता है मैं बाजवा नहीं बोल रहा इमरान हूँ। खान को थप्पड़ मारेगा और इमरान खान आगे से चुप करके वो थप्पड़ खा लेगा? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? सर गोली भी सर खाएगा उसके सर बाद। सर आपके इमरान खान वाकई गोली खा लेगा, लेकिन वो थप्पड़ खा के खामोशी से नहीं बैठेगा। वो अच्छा, इमरान नहीं, खान है सही सर, बात है, इमरान खान है। सही बात है, सही बात है। ये आपने बहुत सही अच्छा, बात बोली है जहाँ ना। जहाँ पर जिसकी एफिलिएशन है वो उसके वो कहते हैं ना कि उसके साथ उसको वो सर अपनी मैं जज्बाती नहीं, पाकिस्तान तौर पे बोलता सर है। मैं मैं तो पाकिस्तान ये की सर ये अलग टॉपिक कर लेते हैं कि रिपोर्ट पाकिस्तान है मिलिट्री का पाकिस्तान के डॉन अंदर की। क्या रहा। सर मुझे पता है वो किन्नों ने। डॉन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है कि इमरान खान हैज बीन सोडोमाइज्ड बाय आर्मी पीपल इन द जेल। है या नहीं है? सर ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये ऐसी बात इतने बड़े आदमी के साथ आप एसोसिएट कर डॉन की रहे हैं, रिपोर्ट, डॉन इतने बड़े सर, आदमी के साथ। डॉन मुझसे सर ना सर मुझ पूछें, डॉन से पूछिए। सर सर व्हाई डोंट यू सर आस्क डॉन? सर मुझे अगर आप वो रेफर करें तो मैं आई एम नॉट श्योर कि ऐसी स्टेटमेंट डॉन पे आई है। मैं इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर इनके ऊपर डेफामेशन का केस करूंगा। सर ये जो आप वर्ड भी यूज कर रहे हैं, आई नो कि आप ये आप ज्यादती कर रहे हैं सर मेरे। मैं देखें मैं इस तरह ज्यादा से नहीं तो कर रहा फिर हूँ बॉस। सर ये आप अखबार में दिखाएं ना छपी मुझे। है। सर आप दिखाएं मुझे। आप सोडोमी की बात कर रहे हैं, आप मुझे दिखाएं। मैं बोल रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, सर अमजद एक अयूब मिर्जा के चैनल सुन लीजिए ना, बात को यार सुन भी लिया करो। अमजद अयूब मिर्जा के चैनल पे जाओ, उन्होंने डॉन की रिपोर्ट भी दिखाई है। वैसे तो बहुत सारों ने दिखाई है, लगभग हर चैनल ने इस पर डिस्कशन किया है, लेकिन अमजद अयूब मिर्जा के चैनल पे जाइए, जाके देखिए, उन्होंने वो भी दिखाई है। मेरे साथ ही डिस्कशन किया था, उन्होंने वो रिपोर्ट भी दिखाई है। हालांकि मैंने कंटेस्ट किया कि मुझे इस पे शक लग रहा है, क्योंकि पीटीआई के लोगों ने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बोला ये डॉन की रिपोर्ट है। और बाद में मैंने डॉन की खुद रिपोर्ट भी देखी और बहुत सारी जगह देखी, सर आप ये जाकर भी पीटीआई देख के सकते हैं। सर ये पीटीआई के एक और रहनुमा हैं, वो आजकल यूएसए में होते हैं। मैं उनका इस तरह की डिस्कशन में नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर किसी ने पावर के अंदर किसी के साथ इस तरह की ज्यादती की है तो मैं इसको बहुत अपसर्ड समझता हूँ, और जो करने वालों को इंशाल्लाह ताला अल्लाह कौन रब्बुल सा आलमीन इबरत का नसम। कौन सर सा वो एक और जो पॉलिटिक अखबार है जिसमें खबर नहीं छपी है? कौन सर सा मुझे अखबार? मुझे भी शो कर दें, मुझे भी शो कर दें। हम आप थोड़ी देर एक रुक बार जाते हैं, आप मुझे दिखा दें। गूगल पे गूगल पे सर्च कर लेते, कितना अच्छा लगता है। सर मैं भी गूगल आप कर जैसे लूंगा, लोगों के लेकिन लिए मैं। इट वुड बी सर, जी इट वुड बी सो नाइस ऑफ यू इफ यू विल शेयर दैट एग्जैक्ट डॉन आर्टिकल विद मी। मैं भी देख लेता हूँ। और अच्छा, अगर आप डॉक्टर हसन, मेरा आपसे भी और सर एक और सवाल बात एक और बात मैं आपको ये बताता हूँ सर, पाकिस्तान के अंदर हर पॉलिटिशियन नवाज शरीफ नहीं है। आपको मैं पाकिस्तान के एक बहुत टॉप के एंकर हैं, लीडिंग एंकर कंसिडर किया जाता है, हामिद खान साहब। मैं आपको एक उनका इंटरव्यू सुनवाता हूँ कि वो उसके अंदर ये बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी ने मुझे कॉल की, दैट वाज अराउंड 9 आफ्टर 9 PM के बाद का टाइम था, और उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट हाउस बुलाया। ये 2012 की बात है, जब पाकिस्तान में मेमो गेट स्कैंडल आया था। तो हामिद मीर साहब कहते हैं, जब मैं प्रेसिडेंट हाउस गया तो आसिफ जरदारी साहब अपनी गन के ट्रिगर के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए थे, और वहां पर इन्होंने मुझे कहा कि अगर आर्मी नवाज शरीफ की तरह मुझे यहाँ से घसीट के ले जाने के लिए आएगी तो मैं लड़ता हुआ मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। लेकिन हामिद मीर, मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा हूं कि तुमने लोगों को ये बताना है कि इन्होंने मुझे मारा है, और मैं आगे से डर के नहीं मरा। ये लोग ऐसी रिपोर्ट बना देंगे कि मैंने खुदकुशी कर ली है। आप ये भी देख लें, पाकिस्तान के इस तरह के पॉलिटिशियंस भी हैं। हत्ता कि मैं जरदारी साहब का सपोर्टर नहीं हूं, और आप मुझे ये बता रहे हैं कि कोई इमरान खान के मुंह पे थप्पड़ मारेगा और इमरान खान चुप करके सह लेगा। सर मैं इमरान खान की आपको 2003 की एक पंजाब यूनिवर्सिटी की वीडियो दिखाऊंगा, जहां 150 लोगों के मोब ने उसको घेरा हुआ था। इमरान खान ने वहां भी जो रिएक्ट किया था, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। डॉक्टर साहब, आप देखिए। इमरान खान वाला टॉपिक नहीं है, अब हम हाँ टॉपिक पे आ जी, जाते ठीक हैं। है।
ठीक है, हम किसी दिन और रख लेंगे एस्टेब्लिशमेंट और जी, इमरान जी, खान ठीक। के दोनों चीजें, ठीक है, कि उनका आपस में क्या लिंक है। जी, जी, अब तो आप अपने वो दूसरे टैरिफ वाले टॉपिक के ऊपर कर लें बात। जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है। आपने देखा पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगा है, जबकि इंडिया पर पहले 25% लगा, और 27 अगस्त से कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट की आई है कि 50% टैरिफ जो है वो अब इंडिया का कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज कि इंडिया जो है क्रूड ऑयल सस्ते दामों जो रशिया से खरीद रहा है, इस वजह से। अब यहाँ पर सवाल मेरा ये आता है कि बहुत सारे और भी कंट्रीज हैं जो रशिया से या रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, उन पर टैरिफ तो लगाया गया है, लेकिन इस कदर नहीं जिस तरह भारत पर जो है वो 50% एकदम से कर दिया। और कहा यह जा रहा है कि अगर भारत अपनी चीजों पर भी 25% टैरिफ रखता है जो कि अमेरिका जाती हैं, यानी कि वो अमेरिका को बेचते हैं, अगर उस पर भी वो 25% टैरिफ रखेगा, तो इस जो उन्होंने इन पे टैरिफ लगाया 50% का, तो इसको भी वो इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 25% और एडिशन हो जाएगी। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर रोहित सर को कांग्रेचुलेट करूँगा। इस चीज़ के ऊपर कांग्रेचुलेट करूँगा कि आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड के सामने और करंट सुपर पावर के सामने घुटने नहीं टेके। ये एक सोवरेनिटी का क्वेश्चन है। मोदी साहब की जिस स्पीच को आप कोट कर रही थी, उसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ों को मेंशन किया। उसके अंदर और वो जो उसके अंदर एक बार-बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई नो आई विल हैव टू पे द प्राइस। वो उनको एक पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी। एक दफ़ा इससे फाइनेंशियल ग्रोथ रुकेगी, इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आएँगे। देखें, मैं एक ये इस चीज़ को हमारे साथ ही हिंदुस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था। मैं इस चीज़ को इंडिया के लोगों के ऊपर एक मुश्किल वक़्त तो आएगा इस टैरिफ और इन चीज़ों से, लेकिन एक चीज़ इनके जो एन्जॉय करने की है वो ये है कि हमने अपनी सोवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और मुझे कहीं न कहीं ये ट्रम्प गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्ट थोड़ा-सा चाइल्डिश लगता है कि देखें, स्टेट की पॉलिसी आपकी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पर तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो थोड़ा-सा रशिया के साथ आर्म ट्विस्ट करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि रशियन ऑयल जो इंडिया परचेज़ कर रहा है और फिर इधर से परचेज़ करके उसको आगे जो है वो सेल आउट कर रहा है। वो इसके ऊपर थोड़ा-सा इंडिया के साथ खफ़ा हैं। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया की 18% जो जीडीपी है, उसके अंदर इनके एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन है। 53% 53.55% इनकी जो लेबर फ़ोर्स है, वो इनके एग्रीकल्चर के साथ अटैच है, वन वे और द अदर वे अराउंड। तो इंडिया को अपने एग्रीकल्चर के लिए अगर मोदी साहब ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है, लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जब इस तरह का कोई स्टैंड लेता है, उसके जो कोई रिपरकशंस आते हैं, वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते-होते पॉलिटिकल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे देखें, एक दफ़ा इंडिया के अंदर थोड़ी-सी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है, वो उसको ट्रबल होगी। जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो आईटी की भी है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट सिर्फ़ एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं है। और एक और चीज़ जिसको मैं फेयरली किसी का कोई भी बिलीव हो, एक जो इस सारे पैटर्न के अंदर मैं ये एक चीज़ देख रहा था कि इंडिया के अंदर कुछ लोगों की ये रिज़र्वेशंस भी थी कि जो पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स अमेरिका से इंडिया इंपोर्ट की जा रही हैं, उसके अंदर इंडिया वालों का एक फेथ से रिलेटेड जो है वो थोड़ा-सा पॉइंट ऑफ कंटेंशन था। वो ये था कि इन लोगों का ये पॉइंट था कि जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फीड की जाती हैं पोल्ट्री को यूएसए के अंदर, उसके अंदर नॉन वेजिटेरियन चीज़ें भी उनकी फ़ीड का हिस्सा होती हैं। तो वो चूँकि एक फ़ेथ का इश्यू भी आ जाता है जो कि आई टोटली एक्सेप्ट इट। किसी का जो रिलिजन है उसको इसका पूरा राइट है कि वो किसी और पे तो उसको मुसल्लत ना करे, लेकिन अपने लिए डिसीज़न लेने का उनका बिल्कुल पूरा राइट है। तो मैं ये भी आज इस चीज़ को जब आपने मुझे बताया ये इस चीज़ पे आपने आज प्रोग्राम करना है, तो मैं इसको ये देख रहा था तो उसके अंदर एक ये पॉइंट भी हाइलाइटेड था कि रिलीजियस का भी एलिमेंट इसके ऊपर है। तो ऑल्दो इंडिया के लोगों के लिए एक दफ़ा फाइनेंशियल कंडीशंस तो थोड़ी-सी होंगी और मुझे लगता है कि रशिया इस वक़्त इस कंडीशन में नहीं है कि वो इकोनॉमिकली इसका कोई अल्टरनेट इंडिया को ऑफ़र कर सके। तो अगर तो इंडिया वाले इस चीज़ के ऊपर कंटिन्यू कर जाते हैं,
और इन अमेरिका के प्रेशर को सस्टेन करते हैं, तो देन हैट्स ऑफ टू देम। देन ये एक मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे तो एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान के फैसले अब पाकिस्तान में होंगे। तो आज हमारा वो प्राइम मिनिस्टर इस बात की पादाश के अंदर 2 साल से अडयाला जेल के अंदर कैद कैद है। एक साइफर आता है, हमारी जो है ना गवर्नमेंट और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उस पॉलिटिशियन को सपोर्ट करने की बजाय उसकी गवर्नमेंट को जो है ना जो 2/3 मेजॉरिटी की उसकी गवर्नमेंट है, उसके रिजल्ट्स चेंज करके किसी और को लाके बिठाया जाता है और अभी तक उसको लाके जेल में फेंका जाता है। आई होप इंडिया के अंदर मोदी साहब को कुछ पॉलिटिकल जो है उनका लॉस तो होगा, लेकिन उनके साथ वो नहीं होगा जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ हुआ है। ओवर टू यू सर। रोहित सर, अब जैसे हमने देखा है कि टैरिफ का मैंने वैसे पहले सवाल आपसे किया था, लेकिन उस पर आप डॉक्टर साहब का काउंटर करने लग गए, तो वो बात बीच में ही रह गई। तो मैं आपसे दोबारा यही सवाल करूंगी, 25% से 50% के टैरिफ के हवाले से क्या पॉलिसीज होंगी इंडिया की? अभी तो हम देख रहे हैं कि इंडिया का चाइना के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता जा रहा है। अभी एससीओ समिट के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो चाइना जा रहे हैं। तो सर ये क्या एक ब्लॉक बनने जा रहा है, रशिया, चाइना, इंडिया? मतलब मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग बाउंड हो रहा है, और जो कि ट्रम्प जो है वो टैरिफ पे टैरिफ, यानी कि इस दोस्ती को देखकर, इस ब्लॉक को देखकर ट्रम्प बहुत ज्यादा आग बगोला हो रहे हैं, और उन्होंने 50% टैरिफ लगा लिया। क्या कहेंगे? हम चाचा थोड़े बुढ़े हो गए हैं, तो इस वजह से उनको कुछ कुछ ऐसा ना, चाचा कुछ कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। लगा दिया टेरिफ, लगा दिया चाचा ने। अब चाचा टेरिफ हटा भी देंगे, उसमें क्या है। इनके डिसीजन समझ में नहीं आते हैं। ट्रम्प इस बार जो आए हैं, कॉल इट व्हाटएवर, बट किस्मत उनकी बोलिए कि चमक गई तो चल गए, वरना वो इस एज में है कि उनको पता नहीं है वो बोल क्या रहे हैं। He's been speaking obnoxious. He's been speaking something which is politically incorrect, and a president should not speak so. कभी कनाडा को 51st स्टेट बोलना, कभी बोलना कि मैं ग्रीनलैंड खरीद लूंगा, आई विल बाय ग्रीनलैंड, कभी बोलना कि बहुत कुछ बोला इन्होंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी कि गवर्नर ऑफ 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। तो क्या एक प्रेसिडेंट ऑफिशियली ये बात बोल सकता है? मुझे तो नहीं लगता, डिप्लोमेसी में कहीं ऐसा तो कुछ नहीं लिखा जाता। बट इंडिया वाज प्रीटी हैप्पी विद इट, तो ठीक है, बाद में जा कनाडा से तुम्हारी पहली दुश्मनी चल रही है तो तू जो बोल ले। तो फैक्ट इज के जो ट्रम्प बोल रहे थे वो मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है वो कनाडा से लड़ रहे तो लड़े, लेकिन द फैक्ट इज कि मामला तो गड़बड़ हुआ। और ट्रम्प ने ये बोला था यूक्रेन वॉर तो मैं आते ही खत्म कर दूंगा, यूक्रेन वॉर में वो खुद ही घुस गए, ही सप्लाइंग आर्म्स टू यूक्रेन। तो ट्रम्प चाचा तो कुछ भी बोलेंगे, बुढ़ापा आ गया और नोबेल प्राइज की चाहत दिल में लिए घूम रहे हैं, तो उसके लिए वो कुछ भी करें, चाहे अमेरिका को बर्बाद करना पड़े, लेकिन वो करेंगे। सच बात है, ही थिंक्स ही इज अबव अमेरिका। पिछली बार भी क्या हुआ था, इन्होंने ही तो यूएस सेनेट के ऊपर अटैक, कांग्रेस पे अटैक कराया था, यूएस कांग्रेस पे, अपनी पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, अपनी कंट्री के पार्लियामेंट पे। उस पर ये इम्पीच भी हो चुके हैं, एंड इम्पीच प्रेसिडेंट इज सिटिंग ऑन द पोस्ट। और आई थिंक ट्वाइस इम्पीच किया है, कुछ ऐसा है इनका। इम्पीच प्रेसिडेंट इससे पहले भी रहे हैं, बिल क्लिंटन रहे हैं, निक्सन रहे हैं, लेकिन वो कुर्सी से कभी नहीं हटे, कैपेसिटेट नहीं हुए कुर्सी से, लेकिन इम्पीचमेंट तो हो चुका था उनका। और इम्पीचमेंट तो एक अपने आप में एक सर उन्होंने पहले रिजाइन कर दिया था, उन्होंने पहले रिजाइन कर दिया था उस प्रोसेस, इम्पीचमेंट के प्रोसेस से। जिन प्रेसिडेंट की आप पहले बात कर रहे हैं, जो जो यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, इम्पीचमेंट उनका हुआ नहीं था, उन्होंने उससे पहले रिजाइन कर दिया था। नो, निक्सन ने रिजाइन किया था। निक्सन ने कब रिजाइन किया था? निक्सन ने तब रिजाइन किया था जब उन्हें कांग्रेस ने इम्पीच कर दिया था और सेनेट उनको हटाने जा रही थी। क्लिंटन को सेनेट हटाने की कोशिश ही नहीं, क्योंकि सेनेट में मेजॉरिटी लेकिन वो नहीं प्रॉपर हुई। वो एक केस लॉ नहीं बनता, वो यही पढ़ाया जाता है कि वो उन्होंने पहले उसको वो कर दिया था, पूरा पूरा ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ था। और इनके साथ भी ये जब इन्होंने वो अटैक वाला केस था, उस वक्त तो सर ये पावर में नहीं थे, उस वक्त तो ये शायद अपोजिशन में थे, उसके तब बाद तो जो भी बाइडन पावर में थे। इम्पीचमेंट मोशन आया था, इम्पीच हुए, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, बिल क्लिंटन भी इम्पीच हुए थे। बिल क्लिंटन ने अपना टेन्योर पूरा किया था, उसके बाद इम्पीच हुए। नाउ देयर आर टू प्रोसेसेस इन इम्पीचमेंट, एक कांग्रेस से पास होना और एक सेनेट से पास होना। अगर कांग्रेस से पास हो जाता है तो आप इम्पीच्ड कहलाते हैं, और जब सेनेट से पास हो जाता है तब आप कुर्सी से हटते हैं। सेनेट से पास नहीं हो पाया बिल क्लिंटन का,
और वहां पे निक्सन के केस में सेनेट से पास हो रहा। अच्छा, अमेरिका की बात करें तो उसके बाद जेराल्ड फोर्ड आए थे। जेराल्ड फोर्ड ने कभी इलेक्शन तो लड़ा नहीं, बिना इलेक्शन लड़े प्रेसिडेंट बन गया था वो। ऐसा भी हो जाता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में, कोई एक इलेक्शन ना लड़ा और जीत गए हो, प्रेसिडेंट बन गए हो, बट ठीक है, यू नो द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी। अब बात ये है कि ट्रंप साहब जो बोल रहे हैं, इन्होंने यूक्रेन के बारे में बोला था, यूक्रेन वॉर में खुद ही घुस गए नहीं है, तो इनका बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, वी हैव 90% ओन कंजम्पशन। हम अपने जो प्रोड्यूस करते हैं उसका 90% कंजम्पशन हम खुद करते हैं। अब हम, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, चाय, हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में। क्या हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं? नो, कहीं चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं टी एक्सपोर्ट में हम। क्यों? क्योंकि जितनी चाय हम बनाते हैं, पी जाते हैं हम लोग। दिस इज आवर इंटरनल कंजम्पशन। सर आपकी इतनी चाय होती है, फिर भी कभी कभी पाकिस्तान पीने आ जाते हैं ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट। नहीं साहब, नहीं। देखो, एक कप चाय में आप घबरा गए, हमने तो कभी नहीं बोला कि हमने आपके 90,000 पत्तूरे उतार के उन्हें खाना खिलाया था। देखो, ये दिल की बात होती है। एक आदमी चाय को 50 बार बोल चुका है, एक चाय पिलाई थी हमने, इतने साल खाना खिलाया, पूरा 1 साल सोप पर खिलाया, आपके 90,000 कह दिए, तो आपने तो कभी नहीं बोला। अब जो कंट्री अपने, अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने क्या बोला, सिग्निफिकेंस होती है बातों की। एक आदमी की सिग्निफिकेंस ज्यादा है 90,000 से। अभी मैं एक करंट इरा की आपको बात कर रहा हूँ कि उस स्टेटमेंट की, उसकी वो जो सिग्निफिकेंस है। कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक ही का अचीवमेंट है, हमारे पास 90,000 का, तो हम बोलते कम है, आपके पास एक ही का था, आप बड़े खुश हो गए एक नहीं, ये होता है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, वैसे जैसे आर्मी चीफ की टांगे कांप गई थी, पसीने आ गए थे, फिर उसके बाद और उससे आगे वो बोले नहीं। बोलना चाहिए था कि पैंट भी गीली हो गई, लेकिन बोले नहीं। ठीक है, फाइन, दिस इज ऑन प्रॉब्लम। अब आगे की बात, ऐसी बातें आजकल आपकी भी पार्लियामेंट में बहुत बोली जा रही हैं। राहुल आप गांधी बोली साहब जा रही आजकल हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर को भी ये बहुत बातें बोल रहे हैं। ये तो नहीं बोला कि पसीने आ रहे थे, आपको टांगे पता है कांप रही थी, ऐसा तो आपको कुछ नहीं बोला। मैं उनकी ये ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट नहीं सुन रहा बोला था, ना, सुन लेना। ऐसा तो उनकी एक कुछ नहीं बोला। स्टेटमेंट थी, उनकी एक स्टेटमेंट थी, वो ये बोल रहे थे कि आप डिनाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया का कोई भी राफेल नहीं गिराया, तो हमने जो 36 की फ्लीट खरीदी थी, आप उसकी एक जो है वो जो है कोई भी इंडिपेंडेंट चैनल्स को बुला के उसकी वो सारी की सारी वो दिखा दें फुटेज। आप क्यों आप कौम से राहुल झूठ बोल रहे गांधी, हैं? और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आप कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, जब ट्रंप ने ये बोला कि आपने रिक्वेस्ट की थी सीज फायर की। ये सारी बातें आपकी पार्लियामेंट में भी हुई हैं। आपके आपके वो हैं, देखिए पार्लियामेंट में बोली गई, बिल्कुल सही, मैं तो बोल रहा हूँ ना, बोली गई, ठीक है ना, मान लीजिए। अब वो बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट अगर फ्लीट दिखा दें आप सबकी 26 की 26 राफेल की, 36 की 36 राफेल की, तो गवर्नमेंट दिखाना चाहेगी तो दिखा देगी, वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया कि मोदी डर गए, हमारे आर्मी चीफ की टांगे कांप गई, पसीने आ गए, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया ना। सर ऐसा ही बोला नहीं ना बोला। कि आप गए थे वो करने, सीज फायर की रिक्वेस्ट करने। यही तो बता रहा हूँ आपको कि बोला कि आप गए थे सीज फायर की रिक्वेस्ट करने। अगर आप नहीं गए थे तो आप स्टेटमेंट दें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि ट्रंप ने तो यही स्टेटमेंट दी है कि इंडिया आया था सीज फायर की बात करने। आप सिर्फ राहुल गांधी को सुनते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से किसी को सुनते हैं? सर आप भी क्या सिर्फ अयाज सादिक को सुनते हैं, या उस वक्त इमरान खान को भी सुना था? मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर, आपने उसको सुना था उसने क्या बोला था? आपको भी मेरा उसकी बात क्वेश्चन याद नहीं है, मैं याद दिलवाऊं? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अयाज सादिक के पास एक आदमी आया है, जो आर्मी चीफ है, वो अयाज सादिक ही बता सकते हैं इमरान खान क्या बोल सर रहे थे, नहीं पता है। सर उसके लेकिन पास नहीं आया। प्लीज डू नॉट इंटरवीन। अयाज सादिक ने खुद बोला कि वो आए थे, मैं वहां था, वो आए थे और ये आके बोला था कि रात को 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा, हमें अभिनंदन पहले छोड़ना है। ठीक है, अब आगे सुन लीजिए। ठीक है, यहाँ पर राहुल गांधी का जो है उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने किया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले, मतलब 10 अप्रैल से 20 अप्रैल से लेकर के और 9 मई तक कोई बातचीत नहीं हुई, ना ट्रंप की और मोदी के बीच में। ये साफ बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला गया है, पार्लियामेंट में बोला है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है। ये बात तो आपको नहीं समझ में, सुनी नहीं आपने? सर मैं भी आपको वही बात बता रहा हूँ कि आप भी अपनी मर्जी की बात सुन रहे हैं, पाकिस्तान जस्ट पार्लियामेंट की आप भी अपनी मर्जी की बात सुन रहे हैं। जस्ट अ मिनट, आपने बोला कि राहुल गांधी ने बोला कि डिनायल करते हैं और डिनायल आ गया।
उसके बाद भी आप राहुल गांधी ने जो बोला उसको बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने भी उस बात को नहीं सर उठाया। मैं चलिए, सर मैं आपको सर आगे मैं की आपको बात, एयाज सादी आगे की की बात के बात ऊपर शेख रशीद का स्टेटमेंट सुनवाऊं? वो मिनिस्टर था, उसका भी क्या था, डिनायल आया क्या था। था, क्या था डिनायल आया था, सर बताइए उस जरा। वो उनकी उस स्टेटमेंट के अंदर कि इंडिया के अंदर क्या इसके कहना बाद है? घास नहीं उगेगी। इंडिया, उसकी बड़ी फेमस स्टेटमेंट है शेख रशीद की, जो उस वक्त का मिनिस्टर था, और क्या उसने क्या ये क्या कहा क्या था कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, और आपने ये देखा नहीं कि इसके इसके खिलाफ उसके ऊपर कितनी ज्यादा एजुटेशन भी हुई थी। इसकी भी क्या स्टेटमेंट को सर एजुकेशन हुई? कैटेगोरिकली डिनाई किया गया था। इसको डिनाई, इसकी किसने सारी डिनाई किया स्टेटमेंट्स था, किसने डिनाई? उस टांगे वक्त कांप की रही थी, गवर्नमेंट पसीने ने, आ रहे थे? नहीं, नहीं नहीं, टांगे उस कांप रही वक्त थी, की पसीने गवर्नमेंट आ ने। रहे थे, इसे डिनाई कर दिया था। वेरी गुड, जी वेरी जी गुड, जी सही जी। बात। बहुत अच्छा डिनाई था ये, अच्छा, बहुत अच्छा आपका डिनाई, वंडरफुल आपका डिनाई। कोई फॉरेन मिनिस्टर बाद में डिनाई करे तो उसको मान लेना चाहिए, हमारी तरफ से आए तो नहीं, आपने उसी स्टेटमेंट को मानना है। ये क्या बॉस, पॉलिसी है? टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे, इसको कोई डिनायल दे सकता है इस बात का? सर क्या बोला था उधर उन्होंने? नो, आई वाज जुबिलियंट, मैं तो बड़ा खुश था, मेरे पास 5 आदमी थे, मेरे को कंधे पे बिठा के लेके जा रहे थे, ये बोला था क्या? कैसी बात कर रहे हो यार, यू सर टॉकिंग समथिंग यूजुअस। आप बातों को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नो, इस आई एम नॉट ट्विस्टिंग जिसका भाई, यू एक आर आदमी यू ने, आई आर एम नॉट यू ट्विस्टिंग, आर नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट ट्विस्टिंग, आई एम नॉट ट्विस्टिंग, आप बीच में बोलिए, मैं आए बोल रहा हूँ अच्छा, कि और टांगे सर कांप अयाज रही थी। सादिक की अपनी क्लैरिफिकेशन ये थी बाद में कि मैंने ये बात इमरान खान के बारे में कही थी, आर्मी चीफ के बारे में नहीं कही थी। ये खुद अयाज सादिक ने बाद में कहा था, क्योंकि आपको शायद नहीं पता कि चलिए ठीक, पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन चलिए जीतने ठीक, के लिए उसको ये, चाहे नहीं उसने नहीं, तब किसी के लिए भी कहा हो, और उसने एक तो हाँ नाम नहीं वो तब नहीं उसे लिए था। उसे लड़ना हाँ, पड़ेगा, उसे इलेक्शन उसने भी लड़ना बात, पड़ेगा, उसने सर बाद में ये कहा था कि मैंने, गोली के बल पे, बंदूक के बल पे तो बहुत कुछ बुलवाया जाता है, बुलवाया गया भी होगा, मैं आगे बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, रिलैक्स रिलैक्स। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी हो रहा है, पाकिस्तान की कहानी है लगे यार, पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, नो एनीथिंग। पाकिस्तान में शिबली फराज हुआ करते थे आईटी मिनिस्टर, भांग पॉलिसी उन्होंने निकाली थी। आईटी में भांग कहां से? बैक यानी काम बैक, पाकिस्तान में कुछ भी पे कर सकते हो, टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे, उसको भी बोल सकते हो कि नो नो, आई वाज जुबिलेंट, मैं तो फायरिंग करता हुआ गया था, ऊपर 3 गोली मारी, ऊपर से कबूतर गिरे, है ना? पिछली बार हमारे प्लेन गए थे तो कौवा मरे, है ना? और एक आदमी को लेकर के 25 बार बोल रहे चाय पिलाई, चाय के लिए, अबे मतलब आई डोंट वांट टू यूज दैट लैंग्वेज। पाकिस्तान की हालत खराब थी, क्यों 24 घंटे में छोड़ दिया? सर रख मुझे लेते ना। सर मुझे नहीं, तरस 48 आता घंटे है में क्यों छोड़ दिया? इंडियंस पे कि उन आप, बेचारों को क्या दिखाया जाता है सुबह शाम टीवी के ऊपर मैं पाकिस्तान के क्या बारे में, बोल मुझे रहा तरस हूँ, आता है। मैं बोल रहा हूँ, तरस तो आप मुझे आता है भैया पाकिस्तानियों पे। हम्म। हर हारी हुई वॉर को, करगिल हारी हुई वॉर है आपकी, उसको भी आप बोलते हैं हम जीते थे, कहाँ जीते थे, सर कैसे उसके जीत ऊपर गए एक थे? अलग से आप आए प्रोग्राम क्यों कर थे? लेंगे, वो नहीं नहीं, अलग अलहदा डिटेल्स में। प्रोग्राम नहीं हाँ है, जी। आप आए क्यों थे? आप आए क्यों थे? आप दूसरे कंट्री के एरिया पे कब्जा करने आए थे और पिट के वापस गए, खत्म कहानी। एक तो ये इसे ही हार बोलते हैं ना। कोई आदमी आपके ऊपर अटैक कर दे और आप उसे इसके मार ऊपर पीट के भगा दो तो वो वापस चला इसके गया, ऊपर खत्म सर एक कहानी। अलग से प्रोग्राम कर लेंगे। चलो अलहदा से प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ डन जी। डन, ठीक है। हाँ जी। तो बात ये है कि अच्छा, इंडिया इकोनॉमी, आपका इंडिया, मसला ये है कि आप जब 71 की बात करते हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप जब कारगिल की बात करते हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम बताते हैं कि 2019 में क्या हुआ तब आप नहीं एक्सेप्ट करते, ये 2025 में आपके साथ क्या हुआ आप नहीं एक्सेप्ट करते। इसका, इससे क्लियर आपके देखने वालों को भी, आपके तो खैर देखने वाले भी ज़्यादा इंडियंस हैं, तो उन्होंने भी बेचारों ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत ही सुनी है बचपन से अब तक। तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा रियलिटी को एनालाइज़ कर नहीं पाते। बाकी जहाँ तक बात आपके, आप ये इस प्रोग्राम को दोबारा से देखिएगा, मैंने कहीं भी रियलिटी की बात को डिनाई नहीं किया। बल्कि आप देखें, मैंने आपके ये अच्छा टैरिफ नहीं, वाली बात के ऊपर, मैं तो, आप लोगों को ये कभी भी नहीं सिखाया जाएगा कि आप पाकिस्तान की किसी, आप लोग पाकिस्तान की किसी नहीं बात को नहीं एप्रिशिएट नहीं नहीं कर नहीं, सकते। हाँ, हम तो नो, करते हैं। एक कंट्री है जिस कंट्री से टेररिस्ट आते ही इसलिए हैं कि मुझे काफिरों से बदला लेना है, उसका कोई दुश्मनी नहीं है, उस आदमी की कोई दुश्मनी नहीं है, वो दिल्ली में आके बॉम्ब ब्लास्ट करता है, वो बॉम्बे में अटैक करता है, वो आकर के सिर्फ काफिरों को मारना चाहता है। और ये काम खुलेआम वहां चलता है, जो करवाता है हाफिज सईद, वो खुलेआम घूमता है, उसको लोग वो बताते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा हाफिज है एंड वी लव हिम, और रोहित ये सर, हम रोहित सर, आई विल होस्ट यू इन पाकिस्तान। आई विल होस्ट यू इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान आए, मैं नहीं आपको सबके हाफिज सईद सामने। के मदरसे लेके नहीं, जाऊंगा। आप खुद देखिएगा कि अरे वो कितना एक मिनट, कैपेबल है। सर आप आए ना, पूरी मैं आपको लाहौर में पूरी होस्ट बात करूंगा। बॉस, पूरी बात तो वो इंटरनेशनल टेररिस्ट क्यों डिक्लेयर किया हुआ यूएन ने? वो तो सर आप लोगों ने एक जाके यूएन के अंदर कोई चीजों से करके इतना, आप एक दफा अब मेरे साथ आइएगा, आप वहां जाके खुद नहीं तो बताइएगा इंडियन उसके तो, मदरसे में कोई फैक्ट्स, कि मैं इंडिया से आया तो हूं। होंगे अगर आपको अच्छा यूएन खाना के ना पास। खिलाएं। एक मिनट सुन लीजिए,
यूएन में डिक्लेयर किया है ना, कोई तो कुछ तो होगा, कोई तो रीजन होगा, और कोई तो सर प्रूफ दिए गए होंगे। फिर उसकी ऐसे तो नहीं प्रोसिक्यूशन भी यूएन करवाए में ना, आप लोग यूएन फिर में रुक गए आपका हैं उसकी। फिर नहीं, आप अगर ऐसे ही बीच में बोलना चाहते हैं तो आप नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर एक रिबाही। स्टेप आगे जाए ना, उसकी प्रोसिक्यूशन भी करवाएं। मैं सिंपल चीज पूछ रहा हूँ कि यूएन में कुछ प्रूफ दिए गए थे, आपका चाइना नहीं रोक पाया, चाइना वीटो मार रहा था। जकी के केस में कितनी बार वीटो मारा चाइना ने? 50 बार वीटो मारा। क्यों हाफिज सईद पे कैसे यूएन डिक्लेयर टेररिस्ट बन गया? उसकी जमात उद दावा कैसे बन गई? बाकी मसूद अजहर कैसे बन गया? और 10 कैसे बन गए? और वो किसी ने तो इतने दिया होगा। कैपेबल नहीं है जितने आपने आपने बना दिए। इंडिया ने कर नहीं नहीं, हम इंडिया बना सकता है, पाकिस्तान तो बिल्कुल बेकार कंट्री है, यूजलेस कंट्री है ना। आप दाली लेकर के घूम रहे हो और वो मिसाइल लेके घूम रहे हो और बोलते हो इंशाल्लाह हम तो वो है, क्या बोलते हैं उसे, आमिरुल मोमिनीन आर्मी है। आप तो दुनिया के सबसे बड़े कितने कितने क्लेम होते हैं आपकी आर्मी के, चीफ चीफ जो करते घूमते हैं। आप एक यूएन को नहीं देख पाए, यूएन को नहीं बता पाया। प्रोसिक्यूशन भी करवानी चाहिए इंडिया को ऐसे केस में। आई विल सपोर्ट दैट। आपके कंट्री में है ना, प्रोसिक्यूशन अब कैसे होगी? दीजिए, प्रोसिक्यूशन करवा देते हैं हम। आप देखें यूएन का प्रेशर से अब ना आपने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करवा दिया है, तो टेररिस्ट के पाकिस्तान लिए पाकिस्तान प्रोसिक्यूशन के लिए भी तो नहीं लॉ नहीं है ना नहीं 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 इंटरनेशनल। नहीं, पाकिस्तान एफएटीएफ की लिस्ट में क्यों था? क्यों था? सर उसके तो 47 वो जो है, मैंने तो उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है। आई डोंट नो कि आपने वो क्यों था? पाकिस्तान के से रिलेटेड जो क्यों था? सारी चीजें। नहीं, जो 47 57 87 में नहीं गिन रहा मैं कह रहा हूँ क्यों था। कोई तो रीजन रहा होगा ना, पाकिस्तान कहीं जी तो जी, टेरर को बिल्कुल रहा सपोर्ट होगा, करता बिल्कुल होगा, तभी रहेगा। तो था ना। बिल्कुल रहा होगा तो टेरर सपोर्ट नहीं सर। हाउ कैन यू ब्लेटेंटली डिनाई, हाउ कैन यू सर ब्लेटेंटली डिनाई दिस? वो अच्छा, अब मेरी एक मिनट बात सुनिए। अब आपने ये कहा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। एक मेरी बात से अब यहाँ पे रुकिएगा। आपने कहा पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में इस वजह से था कि हम टेरर को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, आई एग्री। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आई एग्री। अब आप ये बताएं, जब हम उस ग्रे लिस्ट से निकल आए, अगर स्टैंडर्ड ये है किसी चीज को मैयर करने का कि ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब ये है टेरर सपोर्ट कर रहे थे, तो जब हम ग्रे लिस्ट से निकल आए दैट मीन्स फिर उसके बाद से लेके अब तक जो आप सारे इल्जाम लगा रहे हैं वो सब झूठे हैं। फिर इसका मतलब है पाकिस्तान ने वो सारी चीजों को वाइप आउट कर दिया। फिर आप ये एग्री करते हैं कि फिर जब उस ग्रे लिस्ट से निकला है उसके बाद देयर आर नो मोर टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान एब्सोल्युटली क्लीन है। अब आप ये एग्री करेंगे? बिकॉज टुडे पाकिस्तान इज नो मोर इन द ग्रे लिस्ट। अब आप इसको एग्री करेंगे? एक मिनट भाई साहब, अब बात कुछ ये है कि जब आप गए थे तब उसमें बोट्सवाना क्यों नहीं गया, उसमें फ्रांस क्यों नहीं गया, उसमें यूके क्यों नहीं गया, पाकिस्तान ही क्यों गया? कहीं तो टेरर चल रहा था ना, फंडिंग टेरर चल रहा था, और टेरर की सर फंडिंग अगर भी। आपकी बात ही मान ली जाए, अब वापिस आ गए, अब निकल गए। आप पूरा बोलने देंगे, आप बीच में बोलते रहेंगे? जी डॉक्टर जी आप बताएं। आगे लगा रखा है तो आप उसकी थोड़ी सी इज्जत तो कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों, अगर पाकिस्तान अंदर गया था तो कहीं तो प्रूफ था एफएटीएफ के पास कि ये टेरर फंडिंग करता है और टेररिज्म कराता है। अब उसके बाद एफएटीएफ ने अपने 50-60 पॉइंट्स दिए, 40 के आसपास थे, ठीक है, वो 48 पॉइंट्स है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद 46 थे आई थिंक। कुछ 46 थे, हाँ 46 48 कुछ। वो पॉइंट्स दिए, पहले 27 दिए, फिर उसके बाद ऐड कर दिए। हाँ जी। वो बोला इन पॉइंट्स पे आप एक्शन ले लीजिए, हम मान लें, ठीक है। उन पॉइंट्स पे एक्शन नहीं हुआ, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू हो गया। कुछ पे हुआ, फिर कंटिन्यू हो गया, पूरे पे हो गया, फिर और ऐड कर दिया, फिर और ऐड किया तो पूरे पे लिया, तब हो गया, तब बाहर आ गया, ठीक है। अब वो पूरे पे एक्शन जो लिया था उसमें ये बोला गया कि हम इनको अंदर कर देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे। उसके बाद दोबारा शुरू कर दिया, उसकी गारंटी कौन लेगा? अब दोबारा बोल रहा है ना एफएटीएफ की, दोबारा आया ना कि पाकिस्तान में फिर से टेरर फंडिंग चल रही है। आपने नहीं पढ़ी होगी, आप पढ़ेंगे क्यों? आपके सर खिलाफ है वो। मुझे अब मुझे दोबारा ये आपकी बात एफएटीएफ बहुत इलॉजिकल लग रही है कि आप एक तरफ क्या जब लॉजिकल पाकिस्तान लगी? उसके अंदर चला गया अच्छा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, तो हम टेरर फाइनेंस कर रहे थे, जब बाहर आ गए तो फिर आपको मान लेना चाहिए कि अब टेरर देयर इज नो मोर नहीं तो टेरर कैंप्स उसके इन पाकिस्तान। बॉस बॉस आपको शायद हिस्ट्री नहीं पता है, और पाकिस्तान 2 बार से ज्यादा जा चुका है एफएटीएफ की लिस्ट में, बाहर आ जाता है फिर चला जाता है। उसकी क्यों सर और बाहर आ रीजंस जाता है? भी हैं, क्योंकि उसकी और रीजंस नहीं, भी और हैं, और रीजन उसकी अगर आप क्या रीजन है? नहीं, क्या उसके रीजन है? बुरजहान गला उसके नहीं गया था, ये रीजन है? क्या रीजन है?
सर उसकी बॉलीवुड की मूवी नहीं देखी आपके प्रेसिडेंट ने इसलिए डाल दिया उसको रेगुलेट में, कहीं तो उसको दिख रहा होगा ना क्या फंडिंग हो रही है। सर वो नहीं वो अभिनंदन की चाय फीकी थी इस वजह से डाल दिया था। बस आप ठीक है, एक तो अजीब बात कर रहे हैं, ये यही आप जवाब एक देने सर के अजीब लिए बात आप कर रहे हैं यहाँ इसके मेरी ऊपर। बात सुने, मेरी बात तो सुने, ये गंडापुर टॉपिक ने कोई बोला तो और था था, चोरी, ये फिर अलियोनिन गिफ्ट गंडापुर ग्रे ने लिस्ट बोला तो वाला था टॉपिक नहीं था। कि हाँ जी, वो उसके तो 46 पॉइंट्स इटसेल्फ बोलते हैं कि हाँ, ये जो बात कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें भी थी उसके अंदर के और प्रोसिक्यूशंस को लेके बहुत सी चीज़ें थी जो है और लेकिन मैं वो बात ये करना नहीं चाह रहा कि उसके अंदर खुद पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी का खुद भी रोल था, ताकि इमरान खान जो है वो इन्हीं चीज़ों में फँसा रहे। चलिए ठीक अच्छा, है, जो भी है आपका अपना चलिए अपना आज आकर टेंशन हम के नहीं लेंगे। इमरान खान ज़रूर आ जाते हैं हमारे टॉपिक में। बाकी मैं यहाँ पर प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ, ठीक है? और जो टॉपिक में मैं लेकर जाना चाहती थी उस टॉपिक पे तो बहस नहीं होती, लेकिन उससे अल्टरनेटिव टॉपिक्स पे बहुत सारी जो है वो बहस हो जाती मैं है। एक्चुअली बाकी मैं ये यहाँ सॉरी पर मैं ये सुनना चाह रहा था मैं कि रोहित सर हमें कुछ ये बताएँ कि अमेरिका के इस टैरिफ को डेटर करने के लिए इंडिया के पास क्या पॉलिसीज़ हैं? लेकिन वो बात उस बस तरफ को नहीं जा वो सकती, हम लेकिन चलें। नेक्स्ट नहीं, प्रॉब्लम है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो सर आप तो टॉपिक हुआ पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे। कैटर करते हैं। तो मैं कहीं पे कुछ बोल रहा हूँ तो कहीं पे पाकिस्तान का रेफरेंस आएगा तो बोलूंगा ही ना, तो आप सडनली बीच में कूद देते हैं, तो मैं वो चेंज हो जाता है टॉपिक। मैं ये बोल रहा हूँ कि वी हैव पॉलिसीज, आई टोल्ड यू कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्लोबल साउथ पे काम कर रहे हैं। हम लोग हमारी जो इकोनॉमी है वो अपनी सेल्फ सफिशिएंट है और हम अपने लिए ही बना रहे हैं। मैंने ये बताया था कि हम चाय के सबसे बड़े इंपोर्टेंट है, और जी, जी आपने बताएँ। सडनली बीच में बोला, तभी अभिनंदन को सर भेज ऑन अ दिया, तो आपको लाइटर बोलने नोट की बोला जरूरत था नहीं आप, है। एक तो आप लोग फिर इंडियन लोगों का ह्यूमर बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऑन अ लाइटर नोट आपका थोड़ा-सा उसको लाइट डाउन करने के लिए बोला था। नहीं तो वो लाइटर नोट अच्छा पे हो गया ना, आपको बता दी ना अच्छा टांगे आप गई थी, तो टांगे वो भी लाइटर नोट पे बोला था, आप भी तो रिएक्ट किए है ना, तो लाइटर नोट पे लाइटर नोट होता है। तो ह्यूमर तो पाकिस्तानियों का भी अच्छा नहीं है, राइट? रोहित सर और डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक़्त का बेहद-बेहद शुक्रिया। और व्यूअर्स, आपने 1 घंटे के सेक्शन को जो है इस पॉडकास्ट को देखा और लाइक किया, उसका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड पर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर टैरिफ 25 से 50% हो जाता है, तो इस पर जो इंडिया की स्टांस है या इंडिया की पॉलिसीज़ हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे। अब आने वाले टाइम पे देखेंगे कि क्या ट्रम्प का क्या स्टांस होता है, क्या आया कि यहाँ पर एक सवालिया निशान ये आता है कि आया कि ट्रम्प अब झुकेगा या नहीं? और क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो ट्रम्प को झुका पाएँगे? यहाँ पर एक सवालिया निशान ये रहता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की पाकिस्तान की इकोनॉमी है, उस हिसाब से जो है वो फिर भी 19% पाकिस्तान पर टैरिफ लगाया गया और पाकिस्तान से पहले ही इतने ज़्यादा जो मेस है वो सँभाला नहीं जा रहा। तो अगर ये 19% टैरिफ लग गया है, तो इसके बाद पाकिस्तान के हालात कहाँ पर जाएँगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो आप लोग ज़रूर अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।